हेलो एवरीवन, मैं खुशबू और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन टेक फ्लो। तो आज की वीडियो में आज आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 10 हिंदी गद्य खंड का अध्याय 13, जिसका नाम है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। इसके लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो ये कोई कहानी नहीं है बल्कि ये एक संस्मरण है। जी हाँ, संस्मरण होता है पुरानी बातों को याद करते हुए लिखा गया लेख। पुरानी आप बीती हो, पुरानी यादें हों, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन, कोई ऐसा इंसिडेंस जो हमारे दिमाग में बैठ गया, जिसे हम कभी भुला नहीं सकते, उसको एक कागज़ पर लिखना संस्मरण कहलाता है। अगर आपको याद हो तो आपने क्लास 9th में भी एक संस्मरण पढ़ा था जिसका नाम था सांवले सपनों की यादें। उसके लेखक थे जाबिर हुसैन। आई होप आपको याद होगा अगर आपने 9th क्लास अच्छे से पढ़ी है। तो उसी तरह ये भी एक संस्मरण है जिसका नाम है मानवीय करुणा की दिव्य चमक, और इसके लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो चलिए जानते हैं कि इस संस्मरण में किसके बारे में बात की गई है। तो शुरू करते हैं हम अपने इस वीडियो को और जानते हैं इस संस्मरण के बारे में। मानवीय करुणा की दिव्य चमक। लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने यूरोप के बेल्जियम के रेम्स चैपल शहर में जन्मे फादर कामिल बुल्के की व्यावहारिक तथा चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन किया है। जी हाँ दोस्तों, व्यावहारिक और चारित्रिक। व्यावहारिक, उनका व्यवहार कैसा था और उनका कैरेक्टर, उनका चरित्र किस टाइप का था, वो कैसे इंसान थे, उनमें क्या क्या विशेषताएं थी, उनके बारे में हम इस संस्मरण में पढ़ेंगे। तो लेखक का फादर कामिल बुल्के से बहुत गहरा संबंध था। लेखक का फादर कामिल बुल्के से बहुत गहरा संबंध था। वो दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा इच्छुक थे, बहुत ज़्यादा एक दूसरे से प्यार करते थे। उन दोनों में बहुत ज़्यादा लगाव था। फादर कामिल बुल्के हिंदी भाषा के भी बहुत बड़े प्रेमी थे, जिस कारण उन्होंने हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने के रूप में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। जी हाँ, फादर कामिल बुल्के हिंदी भाषा के बहुत ज़्यादा प्रेमी थे। इतने ज़्यादा कि अगर भारत में कोई उनके सामने हिंदी बोलते में कतराता था या हिंदी को महत्व नहीं देता था तो वो उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ होते थे और बहुत अपना दुख प्रकट करते थे कि एक वो भारतीय होते हुए भी हिंदी भाषा को महत्व नहीं दे रहा है, जो उनकी मातृभाषा है। तो और फादर कामिल बुल्के बेल्जियम के होने के बावजूद भी अपने आप को भारतीय कहते थे। फादर कामिल बुल्के की जन्मभूमि रेम्स चैपल पादरियों, संतों, गिरजों की भूमि कहलाती थी। जी हाँ दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि रेम्स चैपल जो जगह थी वहीं पर पादरियों, संतों और गिरजों की उत्पत्ति हुई थी, वहीं से उनका जन्म हुआ था और उसी जगह से पादरी बनने शुरू हुए थे। और फादर कामिल बुल्के ने भारत को ही अपनी कर्मभूमि बनाया। कर्मभूमि वो होती है जहाँ पे हम कार्य करते हैं, कोई भी अच्छा कोई भी बुरा, जो भी हम काम करते हैं, जिस जगह पे करते हैं उसे कर्मभूमि कहते हैं। तो फादर कामिल बुल्के ने भारत को ही अपनी कर्मभूमि माना था, उसे बनाया था। जब वे सन्यासी बने थे तो उन्होंने सबसे पहले एक ही शर्त रखी थी कि मैं सन्यासी बनूंगा तो सिर्फ भारत जाकर, कहीं और मैं सन्यासी नहीं बनूंगा। और लेखक का मानना है कि फादर कामिल बुल्के को भारत में जब तक याद किया जाएगा जब तक रामकथा है। जी हाँ, क्योंकि फादर कामिल बुल्के ने ही रामकथा को रचित किया। रामकथा के रचिता जो थे वो फादर कामिल बुल्के ही थे। तो लेखक यही कहते हैं कि फादर कामिल बुल्के को जब तक याद किया जाएगा जब तक कि रामकथा है। इस संस्मरण को आगे बढ़ाते हुए लेखक बताते हैं कि फादर कामिल बुल्के की मृत्यु एक जहरीले फोड़े के कारण हुई थी। जी हाँ, आपको सुनने में आश्चर्य लगेगा, एक जहरीला फोड़ा, एक ऐसा फोड़ा जिस फोड़े की वजह से उनके पूरे शरीर में जहर फैल गया था। उन्हें अपने अंतिम दिनों में बहुत ज़्यादा यातना झेलनी पड़ी, बहुत दुख झेलना पड़ा। और यही प्रश्न लेखक के मन में बार बार उठता रहता है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसकी रगों में खून की जगह प्यार ही दौड़ता था, प्रेम ही प्रेम था जिस इंसान के अंदर, उसके अंदर जहर कहाँ से आया। और एक ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर का इतना ज़्यादा प्रेमी हो, जिससे ईश्वर का इतना लगाव हो, वो ईश्वर की आस्था में विलुप्त रहता हो, उसके अंतिम दिनों में उसको इतने दुख, इतनी पीड़ा, इतनी यातना क्यों झेलनी पड़ी। परंतु इन सवालों का लेखक के पास कोई जवाब नहीं है। लेखक के सामने एक लंबी सफ़ेद चोगे से ढकी आकृति रखी हुई थी, जो कि फादर कामिल बुल्के का जनाजा था।
फादर कामिल बुल्के की आंखें नीले रंग की थी, उनकी दाढ़ी भूरी थी और वह एक बहुत ज़्यादा मिलनसार इंसान थे। जिस व्यक्ति से वो एक बार मिल रहते थे उसे कभी भूलते नहीं थे। हर किसी से वो प्रेम से बात करते थे, फिर चाहे वो उनसे किसी भी तरह बात करे। हर किसी को वो अपना प्रेम जताते थे, बहुत ज़्यादा प्रेम से रहते थे वो सबके साथ में। और जो भी व्यक्ति उनके साथ रहता था वो उनकी प्रेम से उनकी बातों से लबालब महसूस करता था, खुद को ऐसा महसूस करता था कि उनके साथ रह के उसके अंदर भी प्रेम का प्रवाह हो गया हो। और फादर कामिल बुल्के लेखक से 35 साल से उनके मित्र थे। लेखक बताते हैं कि फादर कामिल बुल्के का उनसे जो दोस्ती थी वो 35 साल से थी और सबसे पहले जो उनकी मुलाकात हुई थी वो परिमल पत्रिका के माध्यम से हुई थी। यहाँ पत्रिका जिसे हम इंग्लिश में मैगजीन कहते हैं उसके माध्यम से हुई थी, जहाँ पर वो गंभीर और जटिल विषयों पर बहस कर रहे थे। उस वक्त लेखक की उनसे मुलाकात हुई और लेखक बताते हैं कि जब भी उनके घर में कोई आयोजन होता है, कोई त्यौहार होता है, कोई भी संस्कार होता है तो उस वक्त फादर कामिल बुल्के लेखक के घर बड़े भाई के रूप में आमंत्रित किए जाते हैं और वे बड़े भाई का पूरा हक अदा करते हैं और सभी को आशीर्वाद देते हैं। लेखक बताते हैं कि फादर कामिल बुल्के एक ऐसे व्यक्ति एक ऐसे वृक्ष की तरह थे जो हमेशा फल फूल छाया देता है। फल फूल पेड़ हमें हमेशा फल फूल छाया देता है, उसी तरह फादर कामिल बुल्के सभी को प्रेम देते थे, सब को इस तरह आकर्षित करते थे कि वो एक खूब बहुत अच्छे वृक्ष की तरह थे। और लेखक आगे बताते हैं कि उनकी मुलाकात जो थी इलाहाबाद में हुई थी, जब वो इलाहाबाद की सड़कों पर साइकिल से आया जाया करते थे। और लेखक के मन में एक और सवाल हमेशा उठता है कि फादर कामिल बुल्के इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में थे जब उनके मन में संन्यास लेने की ठानी। जी हाँ, इंजीनियरिंग का अंतिम वर्ष, आप जानते हैं इंजीनियरिंग जो होती है कितनी हार्ड होती है, कितनी कठिन होती है। और वो उसके 3rd ईयर में थे और उसी वक्त उन्होंने संन्यास लेने की ठानी। तो ऐसा क्या उनके मन में आया कि वो सन्यासी बनने की सोची? इसका भी हमारे पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि फादर कामिल बुल्के इन सवालों का जवाब देने के लिए अब इस दुनिया में नहीं है। और लेखक हमेशा यही सवाल लेखक के मन में हमेशा घूमते रहते हैं। पर अब हम आगे बढ़ते हैं कि लेखक कहते हैं कि फादर कामिल बुल्के का एक भरा पूरा परिवार था, जिसमें दो भाई, एक बहन और माता पिता थे। इसके बावजूद भी वो संन्यास लेना चाहते थे और संन्यास लेते वक्त उन्होंने भारत को ही अपनी कर्म भूमि क्यों बनाया, भारत में ही आकर वो संन्यास क्यों लेना चाहते थे। यही सब सवाल हैं जो लेखक के मन को हमेशा उचोकते रहते हैं, परंतु इन सवालों का कोई जवाब नहीं है। लेखक आगे बताते हैं कि भारत आकर संन्यास लेने के बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करी, यहाँ आकर वो पढ़े, उन्होंने इलाहाबाद से MA किया और अंत में रांची में जब वे बीमार पड़ गए तो वे पटना आ गए। जी हाँ दोस्तों, फादर कामिल बुल्के की वो बीमार जो हुए थे, उनके जहरीला फोड़ा जो निकला था वो रांची में निकला था और फिर वो फोड़ा निकलने के बाद वो पटना आ गए। पटना में ही उनकी मृत्यु हुई थी। 73 वर्ष की आयु में फादर कामिल बुल्के का देहांत हो गया और लेखक और फिर उसके बाद उन्हें दिल्ली लाया गया। दिल्ली में ही उनको दफनाया गया था, सुपुर्द खाक किया गया था, मिट्टी की गोद में उन्हें सुला दिया गया था। और बताते हैं कि फादर कामिल बुल्के जिस व्यक्ति से भी एक बार मिल लिया करते थे उसे कभी भूलते नहीं थे। फादर कामिल बुल्के एक सन्यासी तो थे, परंतु वे परंपरागत सन्यासी नहीं थे। जी हाँ, परंपरागत सन्यासी कौन होता है? जो दीन दुनिया से कोई मतलब ना रखे, जिसका मोह माया से कोई मतलब ना हो, सिर्फ वो ईश्वर की आस्था में बिल्कुल लीन हो चुका हो, किसी भी व्यक्ति से वो कोई मतलब ना रखे। परंतु फादर कामिल बुल्के ऐसे बिल्कुल नहीं थे। जब भी वो किसी व्यक्ति से मिलते उसके घर बार, उसके कारोबार के बारे में पूछते थे। जब भी वे दिल्ली आते तो लेखक से बिना मिले कभी नहीं जाते थे। हर बार वो लेखक से जरूर मिलते थे, फिर चाहे वो 1 मिनट के लिए ही क्यों ना मिले। तो हम ऐसे व्यक्ति को परंपरागत सन्यासी बिल्कुल नहीं कह सकते। और इसी तरह लेखक बताते हैं कि फादर कामिल बुल्के ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि उनकी मृत्यु के बाद कोई रोएगा भी, किसी की आंख में आंसू भी आ सकते हैं, परंतु ऐसा बिल्कुल नहीं था। फादर कामिल बुल्के को जब दफनाया जा रहा था उस वक्त रोने वालों की बिल्कुल भी कमी नहीं थी।
लोगों का एक बहुत बड़ा जनसमूह उस वक्त रो रहा था। उसी वक्त एक पादरी जो थे फादर पास्कल आए उनके ताबूत के पास और बोले कि फादर कामिल बुल्के जैसे रत्न इस मिट्टी में जा रहे हैं, ईश्वर करे ऐसे और रत्न इस धरती में पैदा हों। जी हाँ, इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फादर कामिल बुल्के किस तरह के इंसान थे। कि फादर पास्कल का कहना है कि फादर कामिल बुल्के जैसे इंसान इस धरती में जा रहे हैं, ऐसे और इंसान पैदा हों। तो वो कितने अच्छे रहे होंगे कि उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की कि ऐसे और इंसान इस धरती पर पैदा हों, ऐसे और रत्न इस धरती पर पैदा हों। तो आई होप आपको संस्मरण समझ में आया होगा और आपको अच्छा भी लगा होगा। तो मैं बस आपको यही बताना चाहती हूँ कि हम जो भी पढ़ते हैं, चाहे हम थोड़ा सा पढ़ें या बहुत ज़्यादा पढ़ें, हर चीज़ हमें कुछ ना कुछ ज़रूर सिखाती है। तो आई होप आपने इससे भी कुछ ना कुछ सीखा होगा। आप इस चीज़ को अगर आपने नहीं सीखा, आप एक बार दोबारा से इस वीडियो को देखिएगा और ध्यान से समझिएगा कि इससे आप क्या सीखते हैं। अगर आपको फिर भी समझ ना आए तो मैं आपको बता देती हूँ कि इससे आपको क्या सीख मिलती है। हमें एक ऐसा इंसान बनना चाहिए जिसे सिर्फ किसी काम के लिए या किसी मतलब के लिए ना याद किया जाए, बल्कि उसकी अच्छाइयों के लिए, उसके गुणों को अपनाने के लिए याद किया जाए। वो इंसान मरने के बाद भी अमर रहे, जैसे कि फादर कामिल बुल्के उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन उसके बाद भी वो लोगों के जहन में, उनके दिमाग में, उनकी यादों में ज़िंदा है। किस लिए? सिर्फ उनके अच्छाई की वजह से, उनके प्यार की वजह से, जो प्यार वो दूसरों को देते थे। फादर कामिल बुल्के इस तरह बोलते थे कि किसी की कोई बड़ी से बड़ी भी परेशानी हो तो उसे भी वो बोल के ऐसे लोगों को मोटिवेट किया करते थे कि वो उस परेशानी से किस तरह से निकले। इसी तरह हमें भी लोगों को प्यार देना चाहिए, प्यार से बात करनी चाहिए और सभी को प्यार ही प्यार देना चाहिए, ना कि हम उनके साथ ऐसा बर्ताव करें कि वो हमसे दूर भागें। तो चलिए, अगर इसी तरह हमने पहले की वीडियो में अपने और चैप्टर्स भी कवर किए हैं, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में ऊपर लिंक में जाके आप देख सकते हैं। और हम आगे की वीडियो हमें बनाने के लिए मोटिवेट करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एजुकेशन टेक फ्लो।